आजकल हर हेडलाइन पर बस मिडिल ईस्ट वॉर के बारे में बातें हो रही हैं और मीडिया बस यही चाहती है कि तुम सबका फोकस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर रहे और ऑयल के बढ़ते प्राइसेस पर। बट ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है जापान की स्टोरी छुपाने के लिए। जापान को देखकर ही लगता है कि ये ऑलरेडी फ्यूचर में जी रहा है, एक ऐसी जगह जहां पर बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं और जहां पर रोबोट्स हमारी ह्यूमंस की तरह हर जगह आसानी से दिख जाते हैं। एआई प्रिडिक्ट कर लेता है कि फ्यूचर में क्या चीज होने के चांसेस हैं और जिसकी हर सिटी क्लीन, फास्टर और स्मार्ट है किसी और देश की सिटी से। बट अगर हम फाइनेंस की बात करें, यहीं पर जापान के सबसे डीपेस्ट, डार्केस्ट और सबसे डिस्टर्बिंग सीक्रेट्स हैं, द डेमोग्राफिक डेथ स्पाइरल। क्योंकि 2026 में जापान की पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 122.6 मिलियन पीपल हो चुकी है। ये सुनने में ज्यादा लगेगी, बट अगर हम 2010 की बात करें तो उस टाइम जापान की पॉपुलेशन 128 मिलियंस थी, यानी कि 2026 की पॉपुलेशन से ज्यादा। और तुम्हें एक और बात बता दूं, जापान की पॉपुलेशन में ज्यादा स्टेक एल्डर सिटीजन से भरा हुआ है। 2014 में पॉपुलेशन का 26% स्टेक 65 ईयर्स से ऊपर वाले एज से भरा हुआ था, लेकिन 2022 में ये स्टेक 29% तक पहुंच चुका है। कम से कम लोग फैमिली बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं और काम करने वाले लोग भी कम होते जा रहे हैं। हर साल ऐसा ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, जिस वजह से जापान का टैक्स बेस धीरे धीरे डिसअपियर होता जा रहा, क्योंकि रिटायर पीपल ज्यादा हैं, कम फैमिलीज हैं एंड उस वजह से टैक्स भरने वाले लोग भी कम हैं। इस वजह से जापान के फाइनेंशियल फाउंडेशंस धीरे धीरे टूटने लगे थे। बट बैंक ऑफ जापान ने ये चीज नोटिस करी एंड उन्होंने बहुत डेस्परेटली और ड्रामेटिकली इस प्रॉब्लम को हैंडल किया। उन्होंने मनी फ्री कर दी, उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने की बजाय जीरो कर दिया, ट्रिलियंस येन को छापा गया, जिस वजह से बैंक ऑफ जापान वर्ल्ड के सबसे बड़े बायर्स में से एक हो गए, जो अपने ही स्टॉक्स को खरीदने लग गए। ये एक गैम्बलिंग थी जिसमें रिस्क भर भर के था। किसी और डेवलप्ड कंट्री के सेंट्रल बैंक ने ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं था। लेकिन ये गैम्बलिंग सफल साबित हुआ, लेकिन कम समय के लिए ही। पीपल और बिजनेसेस को सोचना ही नहीं पड़ता था कि उन्हें उससे ज्यादा पैसे भरने पड़ेंगे जितने उन्होंने पैसे बोरो करे हैं। लोन्स एक तरह इररेजिस्टिबल हो चुकी थी, सभी लोन्स ले रही थी, और ली भी क्यों ना, क्योंकि ये एक तरह की फ्री मनी हो चुकी थी। वॉल स्ट्रीट हेज फंड्स और इन्वेस्टमेंट फर्म्स ने भी इसका फायदा उठाया, बट काफी बड़े स्केल पर। उन्हें रियलाइज हुआ कि वो फंड्स बोरो कर सकते हैं, वो भी 0% इंटरेस्ट के साथ। उनके लिए इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था। उन्होंने सोचा कि वो येन को डॉलर्स में कन्वर्ट कर कर उन पैसों से यूएस टेक स्टॉक्स, ट्रेजरी बॉन्ड्स और कोई भी एसेट खरीद सकते हैं जो वो चाहें। कुछ समय के लिए जापान को अपना स्टेटस फिर मिल गया एज एन इनोवेटिव, पायोनियरिंग एंड वर्ल्ड लीडिंग नेशन। बट ये सो कॉल्ड स्टेबिलिटी सिर्फ एक बैंडेड की तरह थी, जो एक इकोनॉमी की गीपिंग होल को कवर कर रही थी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स कहीं गुम हो गए, वेजेस रुक गए, पब्लिक डेट बढ़ गए, जो 2022 तक कंट्री के 260% तक पहुंच गए। ये एक बॉम्ब की तरह था जो किसी को नहीं पता था कब फटेगा। लेकिन 2026 में ये बॉम्ब फट गया एंड इसका स्पार्क अब दिख रहा है। क्रूड ऑयल एंड एनर्जी के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। बढ़ते प्राइसेस के कारण सभी कंट्रीज ने अपने सेंट्रल बैंक्स पर दबाव डाला है इस पर कुछ एक्शन लेने का। यूएस एंड यूके में 3.75% रेट्स एंड यूरोप में भी। बट ऑस्ट्रेलिया में ये 4% एंड इंडिया में 5% इंटरेस्ट रेट्स हो चुका है एंड 7% इन मेक्सिको एंड साउथ अफ्रीका। और इन सब के बीच जापान ट्रैप हो चुका है, क्योंकि अगर वो रेट्स बढ़ाता है तो वो उनकी खुद की गवर्नमेंट बैंकरप्ट हो जाएगी, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो जापान को अपनी करेंसी की वैल्यू सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। इनमें से कोई भी ऑप्शन जापान के लिए अच्छा नहीं था, बट उसे एक चूज करना ही था। तो जापान ने अपनी करेंसी की वैल्यू सैक्रिफाइस करना ही सही समझा, और इसका लेकिन ऐसा करना जापान के लिए काफी डिजास्टर्स साबित हुआ। येन की वैल्यू काफी ज्यादा गिर गई, जबकि 5 साल पहले 2021 में डॉलर के मुकाबले येन की वैल्यू 110 से कम थी, और 2022 के एंड तक अप्रॉक्सीमेटली 150 और 2026 अप्रैल में 160 के करीब। इन कुछ सालों में ही जापानीज करेंसी की वैल्यू 30% से ज्यादा गिर गई है। बिजनेसेस, फैमिलीज, वर्कर्स, इन सब के लिए ये सब बहुत डेवेस्टेटिंग था। जिन पैसों को उन्होंने कितनी सालों की मेहनत से जोड़ा था, वो एक पल में ही उसकी वैल्यू इतनी कम रह गई जितनी उन्होंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी। गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए जो कॉस्ट लगती थी, उसने तो आसमान छू लिया था, और इस वजह से काफी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा महंगे हो चुके थे। जितना बैंक ऑफ जापान वेट कर रहा था, उतनी ही सिचुएशन वर्स बनती जा रही थी। वो अपनी करेंसी को ऐसे वर्थलेस नहीं बना सकते थे, तो उन्होंने एक ऐसी पैनिक वाली सिचुएशन में पॉलिसी मेकर्स ने 20 आवर्स बाद एक डिसीजन निकाला कि वो इंटरेस्ट रेट्स को फिलहाल 0.75% से बढ़ाएंगे और 2027 तक 1% तक। इसका मतलब 17 इयर्स की फ्री बोरोइंग और फ्री डेट फाइनली कमिंग टू एन एंड।
और इसका इफेक्ट सिर्फ जापान और उसके लोगों पर नहीं हुआ बल्कि सारे वर्ल्ड पर पड़ा। द ग्रेट रिपैट्रिएशन, ऐसा पार्ट जो मीडिया कभी एक्सप्लेन नहीं करना चाहती एंड और ना ही चाहती है कि आप सब लोगों तक पहुंचे। ऐसा इवेंट जो कैटास्ट्रॉफिक और इनविजिबल दोनों है, ऐसा क्रैश जो आप सबको पता भी नहीं चलेगा कि कब आया, लेकिन वो शेप देगा ना सिर्फ जापान की बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया और ऐसी ही पूरे वर्ल्ड की डजन्स ऑफ कंट्रीज के इकोनॉमिक फ्यूचर को। द रिपेट्रिएशन ऑफ येन। मेगा बैंक्स, पेंशन फंड्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब जापान के सबसे अमीर और सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर्स हैं जो अमेरिकन डेट के सबसे बड़े फॉरेन होल्डर्स हैं। एज अ नेशन, जापान पर यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरीज का $1.2 ट्रिलियन का भारी भरकम कर्ज है। इतने बड़े एस्ट्रोनॉमिकल फिगर को पर्सपेक्टिव में रखने के लिए $1.2 ट्रिलियन पूरी यूएस मिलिट्री को लगभग 18 महीने तक फंड करने के लिए काफी है, और ये वर्ल्ड हंगर को भी कई बार खत्म करने के लिए भी इनफ है। ये एक इंसेन अमाउंट ऑफ मनी है, या ज्यादा एग्जैक्ट बोलें तो अमेरिकन डेट का एक इंसेन अमाउंट जो एक ही नेशन के हाथ में है, और वो भी एक अलग कॉन्टिनेंट पर। सालों तक जापान के इंस्टीट्यूशंस के लिए वो डेट होल्ड करना सेंसिबल था। जापानीज गवर्नमेंट पेंशन इन्वेस्टमेंट फंड या जीपीआईएफ दुनिया का सबसे बड़ा पेंशन फंड है, और हिस्टोरिकली इसने फॉरेन बॉन्ड्स का बहुत बड़ा हिस्सा होल्ड किया है। मार्च 2025 में यूएस ट्रेजरीज उसके फॉरेन बॉन्ड पोर्टफोलियो का 51% था। इस डिसीजन के पीछे लॉजिक था। यूएस बॉन्ड्स इंटरेस्ट देते थे जबकि जापानीज बॉन्ड्स पहले कुछ नहीं देते थे, लेकिन अब जापान की इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ते हुए टाइड के साथ वो लॉजिक धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जैसे जैसे रेट्स 1% के करीब आ रही हैं और 10 ईयर जापानीज गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड 2% से ऊपर सर्ज कर रही है, मैथ उलट गई है। फिर कोई जापानीज इंस्टीट्यूशन या जीपीआईएफ जैसे पेंशन फंड को अमेरिकन डेट होल्ड करने का रिस्क क्यों लेना चाहिए जब वो उसके बजाय अपने ही गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकता है? ये कंपनीज, ये बैंक्स, ये पेंशन फंड्स अब अब्रॉड रिटर्न चेज करने का सेम इंसेंटिव नहीं रखते। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स फाइनली पे ऑफ कर रहे हैं, और इस ऑब्वियस चीज को देखने के लिए किसी फाइनेंशियल जीनियस डिसीजन की जरूरत नहीं है। अब सेल करने का टाइम है। हमने डेटा ढूंढा जो एक क्वाइट बट ग्रोइंग एग्जिडस दिखाता है। जापान कैश आउट कर रहा है, वो अपनी एसेट्स सेल ऑफ कर रहा है, अपनी यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स को रिकॉर्ड रेट पर डंप कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा $1.2 ट्रिलियन ओवरनाइट गायब हो जाएगा, लेकिन बिलियंस अब इवेपोरेट होने लगे हैं, और वो बिलियंस कुछ ही हफ्तों में क्विकली टेंस या हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस बन सकते हैं। ये रिपल्स जापान तक ही लिमिटेड नहीं रहेंगे, ये मार्केट्स के अक्रॉस, बॉर्डर्स के अक्रॉस और पैसिफिक के अक्रॉस फैलेंगे। क्योंकि जब यूएस डेट का सबसे बड़ा बायर साइड हो जाता है तो जो वॉइड फिल करेगा कौन? सिंपल आंसर, कोई नहीं। कम से कम तब तक नहीं जब तक नए बायर्स को अट्रैक्ट करके वर्ल्ड को डेट अब्सॉर्ब करने के लिए कन्विंस ना किया जाए। फेडरल रिजर्व को एक्ट करना पड़ेगा, रेट्स को ऊपर जाना ही पड़ेगा, और जब ऐसा होता है तो बाकी सब कुछ भी अफेक्ट होता है। मॉर्गेज रेट्स बढ़ जाते हैं, क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट रेट्स स्काई रॉकेट कर जाते हैं, अचानक आपको स्पाइरल होती कॉस्ट्स का सामना करना पड़ता है, सब कुछ और महंगा हो जाता है, स्पेंडिंग पावर कम हो जाती है और डिस्पोजेबल इनकम गायब हो जाती है। मीनवाइल स्टॉक मार्केट्स ब्लीड करने लगते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स, रिस्की बेट्स जैसे टेक स्टॉक्स के मुकाबले काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। पैसा तेज रफ्तार से मूव करने लगता है। सालों तक येन कैरी ट्रेड पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल मशीन के व्हील्स में ग्रीस की तरह था। इसने सब कुछ स्मूथली चलने दिया। इसने वॉल स्ट्रीट के हेज फंड्स को बिलियंस बोरो करके उन्हें अमेरिका और उसके बाहर बड़े बिजनेसेस में पंप करने दिया। अब वही फंड्स अपनी बोरोइंग कॉस्ट को एक्सप्लोड होते देख रहे हैं। वो कॉर्नर में बैक्ड इनटू अ कॉर्नर हैं और उनके पास ऑप्शंस खत्म हो रहे हैं। उन्हें अपनी सबसे प्रॉफिटेबल पोजीशन सेल करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। एप्पल, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज के शेयर्स तक डंप किए जा रहे हैं सिर्फ उन स्पाइरल होती येन डेट्स को कवर करने के लिए। ये इनविजिबल क्रैश है। ये हेडलाइंस पर डोमिनेट नहीं करा। इसमें न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर मास पैनिक या सड़कों पर प्रोटेस्ट करते हुए लोगों की बड़ी भीड़ शामिल नहीं हुई। ये चुपचाप बैकग्राउंड में होता रहा और दुनिया को कुछ पता भी नहीं चला। येन बस पहली करेंसी है जो गिरी है, लेकिन वो आखिरी नहीं होगा। डॉलर अगला है, और जब वो शुरू होगा तो सब कुछ बदल जाएगा। इससे एक सवाल उठता है, अगर यूएस इकोनॉमी क्रैश हो जाए तो क्या होगा?